इसी तरह से आप हमको मेजे थपथपा रहे हो कि राजस्व घाटा इस बार 23,000 करोड़ होगा। मैं आज कह रहा हूं आपको, ये 50,000 करोड़ रुपए से अधिक जाएगा। ये केवल आंकड़ों का माया जाल बनाकर तालियां पिटवा सकते हो, लेकिन जमीन के ऊपर विकास नहीं जाएगा। वो भाटा जरूर आपको याद करेगा कि मुझे यहाँ लगा के गए हो, पूजन करके गए हो, मैं अभी तक यहाँ जंगल में बैठा बैठा रो रहा हूँ। आंकड़ों के आधार पर बजट बनते हैं। बजट बनाने वाले आपके वक्त में, हमारे वक्त में वही लोग होते हैं। हम लोग उनको समय समय पर गाइड करते हैं। जो सरकार की इच्छा शक्ति होती है या जो सोच होती है उसको हम लोग प्रकट करते हैं। उसके आधार पर बजट प्रिपेयर होते हैं। अब आप अगर पूरा भाषण आंकड़ों में दोगे तो कैसे काम चलेगा? पत्थर बेचारा याद करेगा, और पत्थर में जान डाल दिया आपने तो कारीगरी कितनी बड़ी आप में है। पत्थर में जान डाल दी तो आप तो पत्थर जान डाल, पत्थर लगे हुए होंगे, पत्थर याद आएंगे। पत्थरों में अगर जान पड़ गई तो भी कहना ही क्या है। नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पास करवाया, न केवल बजट। 23 फरवरी को जब उन्होंने बजट पेश किया तो भी ये कहा जाता है कि बजट का आकार के साथ साथ बजट की घोषणाएं भी बहुत सी की हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा ट्रम्प कार्ड बताया जा रहा है अशोक गहलोत सरकार का। तीसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट इसे कहा जा सकता है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे कि क्या मास्टर स्ट्रोक होगा अशोक गहलोत का 2023 के लिए। उधर बीजेपी का कहना है कि केवल बताया जा रहा है, लोगों को एक झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। मालूम है कि बजट पूरा नहीं होगा, लेकिन गहलोत ने ठीक एक दिन पहले, यानी कि जब बजट पास करवाया तो साफ उन्होंने कहा कि बजट पूर्ण तरीके से लागू भी होगा और जनता के बीच जाकर के हम बताएंगे भी ये काम किए, केवल पत्थर नहीं लगाएंगे, उस पर काम भी करेंगे। तो चले हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं, निसार अहमद साहब बजट विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुरेश गर्ग साहब भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। विपक्ष को यह क्यों लगता है कि ये बजट पूर्ण नहीं होगा? देखिए योगेंद्र जी, जो राजस्थान सरकार ने जो बजट किया है वो एक घोषणाएं हैं, क्योंकि अब तक चौथा बजट है। 3 बजट पहले दे चुके। तीनों बजटों के अंदर इन्होंने पहले एक 7 संकल्प के नाम से एक बजट पेश किया था कि निरोगी है, सुशासन है, रोजगार है, प्रशासन है। तो आप ये बताइए निरोगी के अंदर आज राजस्थान के अंदर निरोगी के अंदर कहाँ पर आज जो चिरंजीवी योजना है उसका कहाँ पे राजस्थान की जनता को लाभ हो रहा है? आज राजस्थान के जितने भी अच्छे हॉस्पिटल है उसमें चिरंजीवी योजना लागू नहीं है। इन्होंने बेरोजगारी की बात करी थी, तो बेरोजगारी भत्ता इन्होंने अभी भी जो जितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए था वो बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है। आज भी बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नौकरी के अंदर आज इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि हर नौकरी के अंदर पैसा दे के नौकरी पा रहा है। आप देखिए विजेंद्र जी, किसी भी नौकरी है, चाहे आरपीएससी की हो, आरपीएससी में इनके जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके रिश्तेदारों को आरपीएससी के अंदर नौकरी दी गई है, जो कि उनके रिटर्न में एग्जाम कम थे लेकिन इंटरव्यू के अंदर हाईएस्ट मार्क देके उनको पास कराया गया। तो इस तरह से भ्रष्टाचार फैलाया गया है। आप खुद मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। सर मैं तो ये कह रहा हूँ, ये बजट जो है, बजट घोषणाओं की हम बात करें तो बजट, क्योंकि एक सुरेश जी मैं माफी चाहूंगा, समय का थोड़ा जो हमारे पास में अभाव है, मैं मूल मुद्दे पे आना चाहूंगा। बजट में ऐसा क्यों लगता है? मुख्यमंत्री का साफ दावा है, कांग्रेस का दावा है कि बजट की 100 घोषणाएं तो ऐसी हैं जिन पर हमने काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों को बुला करके निर्देश दे दिया कि अगले वित्तीय वर्ष में हम गिनाएं तो बता सके कि हमने ये काम किए हैं। मैं बताता हूँ इस चीज का। देखिए इन्होंने 150 करोड़ रुपए रिप्स के अंदर राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना जो रिप्स राजस्थान इंप्रूवमेंट रिप्स योजना लाए हैं उसके अंदर 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि 2500 करोड़ की एप्लीकेशंस इनके पास में है। तो मुझे बताइए कि कौन से उद्योगों को उस पर लाभ मिलेगा? इन्होंने कहा था कि सब किसानों का कर्जा माफ करने की बात की थी, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, किसानों की जमीनें कुर्की हो रही है। इन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को नौकरियां दे देंगे।
आप नौकरियों के अंदर देखिए कि या तो नौकरियां हाईकोर्ट के अंदर स्टे आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक जाती है, या नौकरी जो विज्ञप्ति निकालते हैं तो उसमें कोई न कोई खामियां निकाल देते हैं। अब ओल्ड पेंशन स्कीम है, निश्चित रूप से इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की है, लेकिन उसका लाभ कब होगा? 2032 के अंदर, 2032 के अंदर लाभ होगा। तो इन्होंने जितनी भी योजना है, चिरंजीवी योजना है, इन्होंने इसमें बोला कि सब हम 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दे रहे हैं। निश्चित रूप से 5 से 10 लाख रुपए कर दी, लेकिन योगेंद्र जी मुझे ये बताइए कि आज मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में जाता हूँ या इटर्नल हॉस्पिटल में जाता हूँ या राजस्थान हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो वो साफ मना कर देते हैं कि चिरंजीवी योजना का लाभ हमारे हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। तो आप 5 लाख से 10 लाख क्या हो? अब हो क्या इसका क्या हो? नहीं, ये निश्चय ये हो ना कि भाई हर हॉस्पिटल में इसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही हर हॉस्पिटल में इसकी सुविधाएं? चलिए मैं जवाब दिलवाता हूँ आरसी चौधरी जी से जवाब दिलवाता हूँ। चौधरी साहब, 2 चीजें 2023 से पहले राजस्थान की सियासत में एक तूफान मचाएंगी, वो होंगी बयानबाजी। आप लोग जनता के बीच जाके कहेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के बीच जाएंगे और ये बजट लेकर के जाएंगे। आप लोगों का दावा है कि हम पूरा भी करेंगे, लेकिन विपक्ष आपके जो पहले की चिरंजीवी योजना, जिसे आप बड़ी योजना मान करके चल रहे हैं, उसकी खामियां गिनाएंगे। कोई भी योजना कोई भी हो, प्रतिपक्ष का काम है कि वो खामियां गिनाए। गुलाब चंद कटारिया जी ने भी मुख्यमंत्री के सामने गिनाई है। तो आप लोग जिसे भ्रम फैलाने की बात कहते हैं कि भाजपा केवल भ्रम फैलाती है, आपके नजरिए से बीजेपी का ये कहना है कि हम लोग जनता के बीच जाकर के और एक्चुअल पोजीशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। ये 2023 की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन फिलहाल तो आप लोगों का वाक युद्ध जारी रहेगा। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार आपने जिक्र किया 23 फरवरी को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट की घोषणा की थी, उस बजट के अंदर राजस्थान के हर वर्ग का समावेश था। राजस्थान के हर वर्ग की उसके अंदर आवाज थी। बजट पेश होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, पार्टी के अध्यक्ष या उपनेता, इनकी प्रतिक्रिया मात्र नहीं आ पाई, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि आपके पास में आय के स्रोत नहीं है, जो घोषणाएं की वो कैसे पूरी हो पाएगी। जिसका जवाब देते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार प्रदेश के हर कोने से हर वर्ग माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने आ रहे थे। तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके प्रति जुल्म निकाल रहे थे। ओटीएस की जो बात कर रहे थे, एक कल्याणकारी, एक अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है, लोगों के जीवन का फैसला है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कल सदन में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आंकड़े रखे और नेता प्रतिपक्ष के सामने उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से विपक्ष लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है और उनको आलोचना करनी चाहिए, लेकिन आलोचना तार्किक होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ना सिर्फ ये बात कही, उन्होंने गुलाब चंद कटारिया जी को इस बात के लिए आश्वस्त किया, या तो आप मुझे अपने घर पे बुलाइए या आप मेरे घर पे आइए तमाम जो अधिकारियों के साथ में, और आंकड़े रखे 2011 का, 12 का, 13 का राजकीय कोष की स्थिति रखी, प्राप्तियों की स्थिति रखी, खर्चे की स्थिति रखी, कर्ज की रखी, और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जवाब केंद्र की जो योजनाएं हैं, उन केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में जो राज्य का हिस्सा है वो बढ़ा दिया गया, केंद्र का हिस्सा घट गया है। जीएसटी लागू होने के बाद हमारा जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है। ईआरसीपी की जो बात थी, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की जो बात थी, प्रधानमंत्री ने राजस्थान की धरा पे 2 बार घोषणा की, 25 सांसद नहीं बोल पाते हैं। राजस्थान के हक की आवाज भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली के अंदर नहीं कर रहे। दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार संघीय जो यूनियन जो स्टेटस है, राज्यों को लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। लिक्विडिटी को कह रहे हैं कि एक योजना प्रवर्तित अकाउंट के अंदर फंड में जमा करा दीजिए, जब केंद्र रिलीज करेगी तो यूज होगा। उसका मुख्यमंत्री ने तार्किक और तर्कसंगत आधार पर जवाब दिया, और अफसर के साथ में बैठ के माननीय मुख्यमंत्री ने संकल्प पेश किया है, बजट का आवंटन कर दिया है। जो हमारी होती है उनके बजट आवंटन कर दिया है। चलिए आरसी चौधरी जी आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आऊंगा मैं, आप आ रहा हूँ। आरसी चौधरी साहब लौट रहा हूँ आपके पास में, आरसी चौधरी साहब आपके पास भी लौटूंगा, गर्ग साहब के पास भी लौटूंगा मैं पहले निसार अहमद साहब के पास में जाना चाहूंगा। निसार साहब, बजट एक जनता के प्रति डेवलपमेंट का एक एजेंडा होता है, उसके सुख दुख या कहें कि 2 तरह की पॉलिसी, शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, इंडिविजुअल बेनिफिट्स और एक बड़े बल्क में बेनिफिट, जिसे समाज कहें कि प्रदेश को कहें कि बिरादरियों को कहें, उस तरह के बेनिफिट्स हम अक्सर देखते हैं बजट में। यह बजट 2023 का चुनाव का एक चेहरा बनने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की ओर से कि हम इससे लेके जाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि बजट लागू करना किसी सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। दूसरा,
सरकारों के पास में राजस्व की एक लिमिटेशंस है आफ्टर जीएसटी, तो वो आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसे में मुश्किल, और उसका आकार बढ़ाने के साथ साथ क्या कर्ज का आकार भी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो एक पार्टी कहती है कि हमने उधार लिया है तो घी पीने के लिए नहीं लिया, डेवलपमेंट के लिए लिया है। ये बात कही जाती है कब? जब सत्ता में होती है कोई भी पार्टी। तो राजस्थान की जनता समझना चाहती है कि एक तो घी का नजरिया क्या होता है, दूसरा बजट क्यों मुश्किल होता है, क्या लागू किया जा सकता है, कि इच्छा शक्ति की कमी होती, कारण क्या है? जी जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। बजट जो है, इस बजट का आकार इस बार बहुत बड़ा है और इसलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है कि भाई ये इतने पैसे कहाँ से आएंगे। और सरकार ने जाहिर है उसमें ये बताया भी है कि पैसे कहाँ से आएंगे। उन्होंने जो इनकम का बजट भी दिया है, एक्सपेंडिचर का भी दिया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि कहाँ से आएंगे। जैसे उन्होंने कहा है कि हमारा जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो भी बढ़ने वाला है, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ने वाला है, और उन्होंने लोन भी ज्यादा लेने की बात करी है, पिछले साल से तुलना करें और पिछले के पिछले साल से तुलना करें। यही नहीं, जो बजट का जो अभी वर्तमान वर्ष जो चल रहा है, इसमें भी संशोधित अनुमान में बताया गया है कि बजट का आकार काफी बढ़ गया है। पिछले 2.5 लाख करोड़ का अनुमान था, बजट अनुमान था, और संशोधित अनुमान है 3 लाख करोड़ से ज्यादा का। तो बजट का आकार इस वर्ष में भी बढ़ने की बात सरकार कर रही है और अगले वर्ष भी बढ़ा रही है। तो ये लागू नहीं होने के क्या कारण हो सकते हैं, अगर हम ये सोचें तो एक ये हो सकता है कि सरकार ने जितना सोचा है कि हमारा आय अलग अलग स्रोतों से इतना आएगा, उतना उससे कम आय हो, एक ये कारण हो सकता है। तो ये कारण मुझे नहीं लगता कि ये कारण सही होगा, ऐसा होगा। मुझे लगता है सरकार ने जितना सोचा है अलग अलग स्रोतों से आए उतना आएगा। अगर कोई बहुत बड़ी मतलब कोरोना 3 महीने के लिए सब कुछ बंद हो जाए, ऐसा कुछ त्रासदी ना हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का रेवेन्यू जो उन्होंने ओन सोर्सेज से सोचा है, जो उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट से ट्रांसफर का सोचा है कि इंडिया गवर्नमेंट के टैक्सेस में हमें इतना हिस्सा मिलेगा, उस सब में कोई भारी कमी आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर कोई बहुत बड़ी घटना या त्रासदी नहीं होती है तो। लेकिन दूसरा एक कारण और हो सकता है कि जो बजट उपयोग नहीं होता है, हर बार ऐसा रहता है कि बजट में इस बार को छोड़ के, जो मैं कह रहा हूँ 21-22 को छोड़ के, आप पीछे का 10 साल का बजट देख लीजिए, जितना बजट अनुमान रहता है वास्तविक खर्च उससे कम होता है। तो इस बार भी ऐसा होगा, जाहिर है। लेकिन क्या बहुत ज्यादा कम खर्च होगा या जितना रूटीन में परसेंटेज में कम खर्च होता है उतना ही कम खर्च होगा, ये देखने की बात है। क्योंकि अगर अचानक आप बजट किसी भी विभाग का बढ़ाएंगे तो वो विभाग क्या उस बजट को की उपयोग कर पाएंगे? ये पूरी मशीनरी उनके पास है क्योंकि उनके पद अभी भी खाली पड़े हैं, क्योंकि उनके यहाँ काम उसी गति से अभी भी हो रहा है जैसे पहले होता था। अब जैसे स्वास्थ्य का अगर सेक्टर का बात है तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो उसका बजट पिछले सालों की तुलना में काफी बढ़ाया गया है। इस बार 3000 या 3500 करोड़ का बजट दिया गया है स्वास्थ्य क्षेत्र में, लेकिन पहले किसी भी वर्ष में आधा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च नहीं हुआ है। जब वो कम होता था तब, तो इस साल तो काफी ज्यादा दिया है सरकार, मतलब बजट किया गया है, तो क्या वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उतना पैसा खर्च हो पाएगा? तो ये देखने की चीजें हैं कि क्या इसको हमारी मशीनरी इतनी चुस्त दुरुस्त है कि वो बढ़े हुए बजट को लागू कर पाए। और अगर वो नहीं कर पाएंगे, मशीनरी इतनी चुस्त दुरुस्त नहीं रहेगी तो नहीं लागू कर पाएंगे, तब ये बजट जो है वो एक जो ड्रीम बजट जैसा दिख रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर उतना बढ़िया नहीं हुआ तो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन पैसे की कमी हो जाएगी, टैक्सेस कम आएंगे जितना सोचा है उससे, वो मुझे अभी ऐसी कोई आशंका नहीं लग रही है। क्योंकि सरकार देख रही है कि कोरोना के बाद से रिकवरी हो रही है इकोनॉमी में और टैक्सेस आएंगे। लेकिन हाँ, जो इसके साथ एक दूसरा चीज जिसको मैं कॉशन करना चाहूंगा, एक तो ये कि मशीनरी चुस्त दुरुस्त हो, और दूसरा जो लोग गरीबी में चले गए हैं, जिन लोगों का रोजगार कम हो गया है, जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, उनको अगर वो भरपाई सरकार सिर्फ ये, क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियां भी बड़ा अगर उनका धंधा चल जाए तो इकोनॉमी ग्रो हो सकता है, लेकिन ये जो लोगों की जो रोज की जरूरतें हैं और वास्तविक जरूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना पीना, पानी, इन पे भी उतना ही इक्वली ध्यान देना होगा और मशीनरी को चुस्त दुरुस्त रखना होगा। बिल्कुल।
सबसे बड़ी बात यही है कि आपका फेस जो है वो आपका ब्यूरोक्रेसी है। अब उसकी इच्छा शक्ति पे, और सबसे बड़ी बात है मॉनिटरिंग, किसी भी इच्छा शक्ति के लिए आपकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि आप काम, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि 100 योजनाओं पर मैंने चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और विभाग के सेक्रेटरी तक की मीटिंग बुला करके कि हाँ, मैं सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, आप अभी भी कोई संधि जाहिर कर रहे थे जब आरसी चौधरी जी बोल रहे थे। मैं योगेंद्र जी, मैं बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने 20-21 का बजट दिया था। 20-21 के बजट के अंदर इन्होंने 23,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा बताया था। जब एक्चुअल में जब राजस्व घाटा आया तो वो 47,000 करोड़ रुपए का हुआ। 21-22 का जब इन्होंने बजट दिया था तब बजट बताया था वही 23,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा बताया था, जबकि अभी जब बजट पेश किया तो संशोधन उन्होंने 36,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा बताया है। तो योगेंद्र जी, हर बार ये 23,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा बताते हैं, लेकिन रियलिटी में राजस्व घाटा ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है कि केंद्र सरकार से जिनको पैसा आना होता है वो निश्चित रूप से आता है, लेकिन राज्य सरकार को जो विभिन्न योजनाओं से पैसा इकट्ठा करना है अलग अलग मदों में, वो आता ही नहीं है। वो सिर्फ एक आंकड़ों का मायाजाल बताते हैं कि साहब हमारा इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा, जबकि रियलिटी में वो आता नहीं है। तो इनका राजस्व घाटा हमेशा बढ़ता रहता है। तो देखिए, मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं जनता के लिए, गर्ग साहब, एक बात मैं जनता के लिए भी मैं जानना चाहूंगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे यहाँ पे हर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के लिए FBRM एक्ट बना हुआ है, उसके बाहर आप जा नहीं सकते। एक परसेंटेज है कि आप उससे बाहर ना राजस्व घाटा बढ़ा सकते हैं, ना उससे ज्यादा आप लोन ले सकते। तो ये कुछ हमारी कहूं कि एक लिमिट्स हैं, उसके बाहर कोई नहीं जा सकता। बेशक ये एक पॉलिटिकल बयानबाजी कांग्रेस भी आपके वक्त करती है, और आज जब सत्ता में कांग्रेस है तो आप लोग भी कर सकते हैं। लगता है आपको कि कोई भी पार्टी इस रूल्स का उल्लंघन करके उस दायरे से बाहर जा रही होगी? कोई भी गवर्नमेंट मैं उल्लंघन की बात नहीं कर, मैं उल्लंघन की बात नहीं कर रहा। मैं बजट पेश जब करते हैं तब ये राजस्व घाटा क्या बताते हैं, रियलिटी में क्या आता है, मैं उस लिमिटेशन की बात नहीं कर रहा। जब 23,000 करोड़ रुपए का इन्होंने 19-20 का राजस्व घाटा बताया था, रियलिटी में वो जो 20-21 का रियलिटी में वो 47,000 करोड़ रुपए का। हमारा एक ढर्रा ये बन गया है गर्ग साहब, हमारे यहाँ ढर्रा ये बन गया है कि अब उधार लीजिए और डेवलपमेंट करिए। हमने एक ऐसा मॉडल अडॉप्ट कर लिया है, हर पार्टी की सरकार ने, हर पार्टी। राजस्थान में योगेंद्र जी मुझे ये बता दीजिए, राजस्थान में क्या चीज हो रही है? राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार में नंबर 1 है राजस्थान। हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार है। किसी भी व्यक्ति का कोई काम बिना भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं होती है। आज अगर मान लो को पट्टा लेना है तो उसमें भी रिश्वत देके आनी पड़ेगी। मुझे नौकरी नौकरी लेनी है तो उसमें भी मुझे पैसा देके आना पड़ेगा। अगर मेरे को एग्जाम देनी है तो वो पर्चा खरीद के देना पड़ेगा। तो ये मैं बजट की बात कर रहा हूँ। आप जनता के बीच जाएंगे कि आप ये जो बजट है, बजट ये कांग्रेस की जेबों में जाएगा, ये बजट कांग्रेस की जेब में जाएगा। आप ये देखिए मेडिकल के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी परचेसिंग हुई भ्रष्टाचार में। गर्ग साहब समय कम है तो आप जनता के बीच जाएंगे कि बजट बेशक अच्छा हो लेकिन करप्शन का दायरा भी बढ़ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से करप्शन का और एजुकेशन नहीं है। दिलवा रहा हूं मैं। चलिए आरसी चौधरी जी, एजुकेशन नहीं है कांग्रेस में, एजुकेशन की इच्छा शक्ति नहीं है। चलिए आरसी चौधरी जी, बजट का जवाब भ्रष्टाचार से दिया जाएगा, जिसके लिए जिक्र कर रही है विपक्ष बार बार कि करप्शन का दायरा किस तरह से बढ़ा है, बेशक बजट का दायरा बढ़ा रहे हो। देखिए, भ्रष्टाचार के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी बोल ही नहीं पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से बीवीजी कंपनी के लिए एक छोटी सी नगर निगम में इनकी सरकार है, ग्रेटर के अंदर बीवीजी कंपनी से 20 करोड़ की डील संघ के मुख्यालय में होती है और संघ के पदाधिकारी बैठ के बात करते हैं, और राम मंदिर के 5 मिनट में 18 करोड़ का घोटाला करने वाले जनता इनसे पूछेगी भ्रष्टाचार की लड़ाई कौन लड़ रहा है। उसकी एक लंबी चर्चा हम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की मैंने आपको सुना है, मैं गुजारिश करना चाहूंगा गर्ग साहब, आप ये प्रदेश की जनता देख रही है। ये जो कह रहे हैं ये कर्ज की बात, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, आंकड़े रख सकता हूं मैं। उसके बाद में राजकोषीय घाटा कितना बढ़ा और कितनी नहीं। उन्होंने कहा कि ये घोषणा कैसे करेंगे, हमने गत वर्ष के अंदर जो प्राप्तियां थी वो 86% की। माननीय मुख्यमंत्री ने हर बात का जिक्र किया, हर उस जवाब का दिया है जो सदन में किसी भी दल के नेता ने जो बात कही उससे हम दौड़ते नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है, जो सरकार ने, जो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, वो माननीय मुख्यमंत्री ने 27 दिसंबर 2018 को संकल्प पत्र किया। प्रतिवर्ष हम ये बताते हैं दिसंबर में हमारे बजट की घोषणाओं का इतना हमने पूरा किया। आज राज्य के अंदर पहली बार कृषि बजट दुगुना किया है। किस प्रकार की, चाहे कृषि के अंदर हो, चाहे पशुपालक हो, चाहे महिला हो, महिलाओं के लिए अलग से बैंक लेके आने की हो,
प्रत्येक विधायक 10 करोड़ का जो सांसद से बड़ा उससे विधायकों से निधि का जो बजट किया, इससे मैं गुजारिश करना चाहता हूं। चलिए मैं आरसी चौधरी जी मैं माफी चाहूंगा, समय थोड़ा सा कम है, हमको टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हमें थोड़ा विलंब हुआ है। मैं निसार साहब के पास जाना चाहूंगा। निसार साहब देखिए, बजट बहुत, ये कहूं कि हर सरकार का अपना एक लोकप्रिय बजट होता है, कोशिश भी की जाती है कि जनता के प्रति, लेकिन बात यहाँ सर्विस डिलीवरी की हुई है एक तो। दूसरी बात मैं एक बात जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में सरकार को कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को छूना चाहिए, जिसपे गौर करना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये सेगमेंट ऐसे हैं जो जरूरी हैं। देखिए, बजट ट्रम्प कार्ड बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन आपकी सर्विस डिलीवरी और उसके अलावा आप उसको कितना लागू कर पाते हैं, उसकी जवाबदेही कितनी आप तय कर पाते हैं, मुझे लगता है कि थोड़े से जरूरी है। इसको लेकर के जानना चाहेंगे कि हाँ सरकार को इस ओर गौर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, डिलीवरी ही सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अब जब एक बड़ा बजट लाया गया है, हर सेक्टर को बजट आवंटन किया गया है, तो अब उसको डिलीवर करना, जो मैंने पहले भी जो मैं आशंका जता रहा था कि दिक्कत इसमें ही आ जाती है कि भाई वो इम्प्लीमेंटेशन उसका कितना हो रहा है। और लेकिन ये पूरा इस पे भी निर्भर करता है कि सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। अब ये चुनावी वर्ष अगर कहते हैं आप इसको, तो 2023 में चूंकि चुनाव है, तो सरकार जाहिर है इस मामले में काफी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए उनको, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो एक तो ये बात है कि मशीनरी भले खाली पद हों, भरे नहीं जा सकते इतने जल्दी, या जो भी भर्तियों में दिक्कतें हैं, लेकिन जो है वो उसको चुस्त दुरुस्त ढंग से जल्दी जहां पे निर्णय लेने में देरी ना हो, और ये चीजें तो एक ध्यान देने की है। और उसमें स्ट्रांग मॉनिटरिंग की भी बात है, क्योंकि फिर नहीं तो करप्शन के चार्जेस लगेंगे। दूसरा जो आप कह रहे हैं किन सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देने की बात है, तो चूंकि मैं सोशल सेक्टर की बात करता हूं, तो मैं तो कहूंगा कि भाई इस कोरोना ने सबसे ज्यादा जो नुकसान किया है, बच्चों का भी काफी किया। 2 साल उनका शिक्षा पीछे रह गया है, तो उस पे जैसे इसमें ब्रिज कोर्स की बात कही गई है, वो ब्रिज कोर्स ढंग से प्लान करके और गांव-गांव के बच्चों तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनका जो शिक्षा में पीछे रह गए हैं 2 साल, वो पूरा हो सके। उसी तरह से स्वास्थ्य की भी बात है कि स्वास्थ्य का तंत्र हमारा मजबूत हो। ये अभी शहरी रोजगार योजना की बात है, शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो इसका गाइडलाइन बनाकर और इसको ठीक से समय से लॉन्च किया जाए। और इसमें जो कमियां, इसमें जो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये नया चीज एक लॉन्च हो रहा है, तो इसमें जो दिक्कतें आएंगी उनको समय रहते दूर करते जाए बार बार। तो ये तो चीजें हैं इन पे फोकस करने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 3 चीजों को ही नुकसान हुआ है इस 2 साल के कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा। और बिल्कुल ये मजबूती भी जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होता है तो इन्हीं चीजों को लेकर के पब्लिक की आम जो चिंता होती है, रोजगार की होती है, उसके सामने हेल्थ का इश्यू और बच्चों की अच्छी परवरिश और शिक्षा हो सके। मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा बजट इम्प्लीमेंटेशन इसी ओर से देखा जाता है, जिससे 90% जनता प्रभावित होती है। चलिए, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद।